नसीन सैयद ने लिखा है, तेरे कफस को न ये तोड़ ताड़ कर उठे, जो कौम सोई हुई है चिंगाड़ कर उठे। ये मालो जर को बचाने के सारे मंसूबे मिलाए खाक में नक्शा बिगाड़ कर उठे। सजे हुए हैं महलात जो करप्शन से, जो कौम ठान ले उनको उजाड़ कर उठे। ठिकाने तुझको लगा दे खबर न हो तुझको, जमीन में गाड़ के दामन को झाड़ कर उठे। है बेबसों को खबर कौन है हदफ उनका, निशाना चूकेगा कैसे जो ताड़ कर उठे। ऐ शाह वक्त नहीं है ये बाईद मुफलस से, तेरे गुरूर के बुत को पछाड़ कर उठे। नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, हमें बताया गया कि ज़िंदगी सहल हो जाएगी, हमें बताया गया कि ज़िंदगी का पहिया चलने लगेगा, हमें बताया गया कि मुआशी दगरगू की सूरत हाल जो पाकिस्तान इख्तियार कर चुका है हम आपको इससे निकालेंगे। हमें बताया गया कि IMF के साथ डील होगी तो पाकिस्तान का बजट जो है जिसका स्ट्रक्चर बनाया गया है उसको पाया तकमील तक पहुंचाएंगे। हमें बताया गया कि अगर IMF पाकिस्तान के बजट से नाला होता तो फन कर चुका होता। हमें बताया गया कि हमने हदफ माजी की निस्बत बहुत ज़्यादा टैक्स कलेक्शन का रख लिया है और हम ये टैक्स इकट्ठा कर पाएंगे। हमें बताया गया कि पाकिस्तान की बेहतरी के फैसले इसी दौर में हो रहे हैं। हमें बताया गया कि माजी में इसी पाकिस्तान के अंदर बारूदी सुरंगें बिछाई गई थीं जिन्हें हम डिफ्यूज कर चुके हैं। हमें बताया गया कि पाकिस्तान को दिवालिया करने की इख्तरा किसी पागल के जहन की इख्तरा है, लेकिन पाकिस्तान दिवालिया नहीं होगा। फिर बाद में हमें बताया जाने लगा कि IMF पाकिस्तान को आंखें दिखा रहा है। बाद में हमें बताया जाने लगा कि IMF चाहता है कि पाकिस्तान श्रीलंका बन जाए, फिर पाकिस्तान की इमदाद करे। हमें बताया जाने लगा कि पाकिस्तान में भी बेहतरी के हालात पैदा होने के लिए हमें बहुत से इकदामात करना होंगे। हमें बताया जाने लगा कि IMF अभी मजीद डिमांड हमारे आगे रख रहा है। हमें बताया जाने लगा कि पाकिस्तान में 80% तबका अभी भी भूख के लिए तरसता है। हमें बताया जाने लगा कि पाकिस्तान के अंदर कारोबार को डी डॉक्यूमेंटेशन से दूर किस तरीके से रखा जाता है। हमें बताया जाने लगा कि पाकिस्तान में तंबाकू और दीगर इंडस्ट्री से टैक्स चोरी करने वाले पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर बैठे होते हैं। हमें बताया जाने लगा कि पाकिस्तान के अंदर अमीर के लिए अलग कानून और गरीब के लिए अलग कानून होता है। फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद हमें यह बताया गया कि सेनेट ने कुछ करारदादें मंजूर की हैं जिनमें तरामीम की गई हैं और इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद आर्टिकल 62(1)(f) और 63 की तशरीह कर दी गई है। वो तशरीह जो किसी एक फैसले में अदालत उज़्मा ने की थी और अब वो तशरीह सेनेट के फ्लोर पे हुई है। सेनेट का फ्लोर उस तशरीह के मुताबिक ये कहता है कि किसी की भी किसी केस के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन होती है तो वो सिर्फ और सिर्फ उसका दायरा कार 5 साल तक मुहीत होगा। यानी पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ताहयात कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इलेक्शन के लिए अहल हो चुके हैं। पाकिस्तान के अंदर हालिया अपनी एक नई पार्टी का कयाम करने वाले और उसका पैट्रन इन चीफ बनने वाले जहांगीर खान तरीन इलेक्शन के लिए अहल हो चुके हैं। जाने कौन कौन इसका बेनिफिशरी है। बताया जाए एक आम मजदूर किस हद तक बेनिफिशरी है। बताया जाए कि एक आम हारी किस हद तक बेनिफिशरी है। बताया जाए कि एक वोटर किस हद तक बेनिफिशरी है। आप कवानीन बनाते हैं अपने लिए, आप कवानीन बनाते हैं अपने आकाओं के लिए, आप कवानीन बनाते हैं अपने सर के ताज के लिए जो आपकी पार्टी का ताज होता है। लेकिन वो ताज जिसने आपको ताज सर पे रखने के काबिल बनाया, वो वोटर, वो आपका नजरियाती कारकुन, उसके लिए आपने कितने इक़दामात उठाए, उसके लिए पाकिस्तान में महंगाई में कमी लाने के लिए कितने इक़दामात उठाए। आपने मजदूर की बुनियादी तनख्वाह में इजाफा कर दिया, लेकिन कितने मजदूर हैं जिनकी बुनियादी तनख्वाह में इजाफा हुआ। आप सिर्फ बबांगे दोहल नारे ये लगाते हैं कि हमने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा कर दिया। तो ये बताइए कि आपने एक कॉमन पर्सन जो किसी प्राइवेट इदारे में नौकरी करता है, जिसकी आमदन माहाना 25,000 रुपए है, वो किस तरीके से गुजारा करेगा। आपने उसकी बाइंग पावर बढ़ाने के लिए क्या इकदाम किए हैं। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने दुनिया भर में महंगाई के एदादो शुमार जारी किए हैं। एदादो शुमार के मुताबिक मुल्क में महंगाई की शरह खतरनाक हद तक बढ़ चुकी है। 38% शरह के साथ पाकिस्तान का दुनिया में छठा नंबर है।
मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं खित्ते की बात नहीं कर रहा, दुनिया भर के ममालिक में पाकिस्तान के महंगाई में छठा नंबर हो चुका है। वेनेजुएला आलमी सतह पर महंगा तरीन मुल्क है, महंगाई की शरह वहां पे 43.6% है। उसके अलावा ओपेक मेंबर मुल्क वेनेजुएला अमरीकी पाबंदियों के सबब माली मुश्किलात का शिकार है। रिपोर्ट के मुताबिक लबनान जो है वो 269% अफरात ज़र की शरह से दूसरा महंगा तरीन मुल्क करार दिया गया है। शाम में महंगाई बढ़ने की शरह जो है वो दुनिया में तीसरी तेज तरीन 139% है। पाकिस्तान 38% महंगाई के साथ छठे नंबर पर मौजूद है। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स का कहना है कि सऊदी अरब में महंगाई 2.8% से बढ़ रही है। बरतानिया में महंगाई बढ़ने की शरह 8.7% है। भारत में महंगाई बढ़ने की शरह 4.24% रिकॉर्ड। हम बात करते हैं दुनिया भर में महंगाई बढ़ गई, हम बात करते हैं कि बरतानिया के अंदर महंगाई है, अमेरिका के अंदर तारीख की बदतरीन कसाद बाजारी ये पाकिस्तान में हो गई तो क्या हुआ। हम ये नहीं बताते कि अमेरिका के अंदर पर कैपिटा इनकम कितनी है, हम ये नहीं बताते कि अमेरिका के अंदर टैक्स वसूल करके रियासत आपको मुतबादिल में क्या सहूलियात फराहम करती है, हम ये नहीं बताते कि रियासत कौन कौन सी जिम्मेदारियां उठाती है, हम ये नहीं बताते कि वहां पर बच्चे सरकारी स्कूल में तालीम हासिल करना अपने लिए एजाज समझते हैं और हमारे यहां प्राइवेट सेक्टर को तरवीज दी जाती है। हम ये नहीं बताते कि वहां पर इलाज की सहूलियात किस तरीके की होती हैं और हम बराए नाम इलाज की सहूलियात को दुनिया की बेहतरीन सहूलियात में शुमार करवाने के लिए किस तरह का ढिंडोरा पीटते हैं। हम बहुत सी चीज़ों पे पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। एदाद शुमार ये बताते हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के बाद कुव्वत खरीद में 1% इजाफा हुआ है। वो अफगानिस्तान जहां पे डॉलर तक मौजूद नहीं था, वो अफगानिस्तान जिसको दहाइयों तक अमेरिका ने इस हद तक पहुंचा दिया कि उसका सर्वाइवल दुनिया के अंदर मुश्किल था, वहां पर बाइंग पावर में इजाफा हुआ है। अमेरिका में महंगाई बढ़ने की शरह 4% रिकॉर्ड की गई है। चीन की जानिब से पाकिस्तान को $1 अरब की रकम मुंतकिल हुई और वावेला यहां पे मचना शुरू हो गया कि IMF ने पाकिस्तान को पैसे नहीं दिए, IMF ने $2.25 अरब नहीं दिए तो क्या हुआ, चाइना ने पाकिस्तान को पैसे भेजे। तर्जुमान स्टेट बैंक ने जुमे की रात रकम की मुंतकली की तस्दीक करते हुए बताया कि चीन के भेजे गए पैसे पाकिस्तान को मौसूल हो चुके हैं। चीन ने मुआशी मुश्किलात के शिकार पाकिस्तान को $1 अरब का कमर्शियल कर्जा दिया। यह भी याद रहे कि पाकिस्तान ने रवां हफ्ते ही चीन को कर्ज की अदायगी की मद में $1 अरब अदा किए थे, जिसके बाद मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में वाज़े कमी रिपोर्ट हुई थी। फिर उसके बाद वही $1 अरब जो अदा किया गया, वही $1 अरब आपको वापस आया। यानी ये ऐसा हुआ कि एक शख्स ने यह कहा कि मैंने तुम्हारा 500 देना था, ये तुम्हारा 500 और अब तुमसे 500 लेना है, ये मेरा 500। इस तरीके से हिसाब बराबर किया गया। ये बताइए कि ज़र मुबादला के ज़खायर में किस हद तक इससे इजाफा हो जाएगा। आप IMF के साथ डील मुकम्मल नहीं कर पा रहे, जिससे पाकिस्तान मुआशी कसाद बाजारी का इस हद तक शिकार हो चुका है कि लोगों की बाइंग पावर क्या है कि आप जाके इन मवेशी मंडियों की ज़रा सूरत हाल का अंदाज़ा लगाइए कि वहाँ पर मवेशी कितने हैं, उनके दाम कितने हैं, ख़रीदार कितने हैं और कितने लोग ऐसे हैं जो इस साल जो बकरा अब कुर्बानी में दिया करते थे वो गाय की कुर्बानी में हिस्सा डाल रहे हैं, जो गाय की कुर्बानी में हिस्सा डाला करते थे वो इस साल पसो पेश का मुजाहरा कर रहे हैं। किन वजूहात की बुनियाद पे कर रहे हैं? इसलिए कर रहे थे कि आप 1.5 साल आएँ, हमारे सर के ऊपर मुसल्लत हों, पाकिस्तान का कारोबार 60% बंद होने लगे, पाकिस्तान से सरमायाकार बैरून मुल्क सरमाया मुंतकिल करने के दर पे हों और आप क्रेडिट में ये बात करें कि पाकिस्तान के पढ़े लिखे लाखों नौजवान जो हैं वो हमारी हुकूमत में बैरून मुल्क आला तालीम के लिए या बेहतर रोजगार के लिए चले गए। हैफ सद हैफ। अफसोस का मकाम यह है कि आप उसे क्रेडिट में शुमार करते हैं। चीन से पैसे पाकिस्तान मुंतकिल होने के बाद मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी के इम्कानात तो कोई नहीं थे, वो बराबरी की सतह पे ज़रूर आ चुके हैं जो आज से 1 हफ्ता पहले थे। नवाज शरीफ साहब उधर लंदन में बैठे हैं, जब उन्हें यह इत्तला मिली कि उनकी नाअहली ख़त्म हो चुकी है, बकौल राजा आमिर अब्बास साहब कल प्रोग्राम में मौजूद थे, मैंने उनसे बेशतर सवालात किए तो उनका ये कहना है कि आईन व कानून की रोशनी में अगर सेनेट इस तरह की कोई तरमीम मंजूर करता है तो वो लागू होगी और उससे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन जो हैं वो रिलीफ हासिल कर सकेंगे। लेकिन फिर सवाल ये है कि उनके ऊपर 2 मुकदमे थे, एक नैब का मुकदमा था और एक इकामे का मुकदमा था। अब जब उनके ऊपर सज़ा बरकरार रहेगी,
वो सजा जो जुर्म के जुमरे में है, जिसके तहत उनको कैद काटना है, वो सजा अगर नैब के केस में बरकरार रहती है तब भी वो नाअहल होंगे, अहल नहीं हो सकते। इसलिए एक सीढ़ी उबूर की है, अभी दूसरे कदम पे देखिए कि उनके साथ होता क्या। लेकिन उनकी टॉप क़यादत का इजलास आइंदा हफ्ते के दौरान लंदन में नवाज शरीफ के दफ्तर में फिर से होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत अहम वफाकी वज़रा और दीगर रहनुमा लंदन इजलास में शरीक होंगे। लंदन इजलास में आइंदा आम इंतखाबात की मुमकिना तारीख, मौजूदा सियासी सूरत हाल समेत दीगर उमूर पर बातचीत होगी। आम इंतखाबात से पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ साहब वतन वापसी के बारे में भी मुशावरत करना चाहते हैं। रेड कारपेट इस्तकबाल के लिए तैयारियां की जा रही। उनके वफाकी वज़रा जावेद लतीफ़ साहब भी ये बात करते हैं कि रेड कारपेट इस्तकबाल किया जाना चाहिए, उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। नवाज शरीफ की वतन वापसी का फैसला हुआ तो उससे पहले ताहयात नाअहली के खात्मे, वापसी के शहर और इस्तकबाल की तैयारियों के ऊपर गौर होगा। जो लंदन में इजलास होगा उसमें आम इंतखाबात, पंजाब समेत मुल्क भर में PDM और दीगर इत्तेहादी जमातों से मुमकिना सीट एडजस्टमेंट पर भी मुशावरत होगी। पंजाब से कौमी सूबाई असम्बली के मुमकिना उम्मीदवारों में टिकट्स की तकसीम के बारे में भी गौर होगा। मरीम नवाज और राना सनाउल्लाह पंजाब से मुमकिना उम्मीदवारों की फहरिस्तें नवाज शरीफ साहब को पेश करेंगी। अवाम को आइंदा आम इंतखाबात से कबल फौरी रिलीफ देने के इकदाम बारे हिकमत अमली भी तय किए जाने का इम्कान है। मुस्लिम लीग के इंतखाबी मंशूर के निकात पर भी हतमी गौर किया जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म के लिए हुकूमत की जानिब से पेश किए जाने वाले मुमकिना नामों पर भी मुशावरत होगी। हुकूमत नाम फराहम करेगी। सवाल ये है कि मुशावरत आपने क्या करनी है, जो नाम देने दे लें। मुशावरत किससे करनी? मुशावरत तो करनी है आपने अपोजिशन लीडर से। वो अपोजिशन लीडर जो पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर खड़े होकर आपसे गिला करते हैं कि आप हमें पहचानते नहीं हैं। वो अपोजिशन लीडर जो आप तरमीम करें तो उठ के डेस्क बजा के कहते हैं बेहतरीन तरमीम की गई। वो अपोजिशन लीडर जिनके सामने आपने बजट पेश किया और जिनको यह मालूम था कि ख़जाने के अंदर तो पैसा नहीं है, 7,000 अरब से ज़ायद हमारा खसारा हो जाएगा, IMF हमें पैसे नहीं देगा तो हम जाएंगे कहाँ पे? सूबों को हक देने के बाद विफाक के पास बचेगा क्या? विफाक के पास धेला नहीं होगा और विफाक अरबों खरबों रुपए के मंसूबे मंजूर कर चुका है, तो वो खड़े होकर डेस्क बजा के कह रहे थे कि बहुत बेहतरीन बजट पेश किया गया। उन्हीं के साथ मुशावरत करनी है तो आपको फिर इतनी दिक्कत की क्या जरूरत है? जो नाम करने आप फाइनल करें, नाम फाइनल करके आप सिर्फ बता दें कि ये नाम है, इसमें से इस नाम को टॉप ऑफ द कैटेगरी रखा जाए, टॉप ऑफ द लिस्ट जो भी नाम आएगा अनाउंस कर दें। आप ये देखिए कि मुल्क के फैसले करना है, इंतखाबात के लिए हिकमत अमली को तरतीब देना है, वो मुल्क के अंदर नहीं बैठ के दिया जा सकता। वो यहां से शहबाज शरीफ साहब लंदन जाएंगे और लंदन जाके सारी हिकमत अमली तय की जाएगी। ये पाकिस्तान का अलमिया है कि हम अपने स्टेक होल्डर्स से बातचीत नहीं करना चाहते, हम यहाँ पे बैठ के फैसले नहीं करना चाहते। हम बैरूनी फ़ज़ाओं में फ़ैसले करते हैं और बैरूनी फ़ज़ाओं में फ़ैसले करने के बाद वहाँ की खुशगवार हवा यहाँ की आबोताब से मुमासलत नहीं रखती और वो फिर फैसले ये आवाम को भुगतने पड़ते हैं, हमको भुगतने पड़ते हैं, पार्लियामेंट के फ्लोर में बैठे हर शख्स को भुगतने पड़ते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से नोटिफिकेशन एक जारी हुआ है जिसमें इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 39(1) के तहत वोटों के इंदराज, मुंतकली, दुरुस्तगी और अखराज के लिए तारीख मुकर्रर कर दी गई है, जिससे मंजरनामा ये वज़ा हो रहा है कि इलेक्शन के लिए अब तमाम मुत्तहिद हैं, मुत्तफिक हैं, लेकिन किस तरीके से मैदान में उतरना है, कितनी सीटें किसको जाएंगी, कहाँ पे एडजस्टमेंट होगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो पंजाब में किसी और से इत्तेहाद करना चाहती है। नदीम अफजल चंद साहब ने कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर वोट पंजाब के अंदर हासिल करना चाहती है तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुखालिफ हासिल करेगी। फिर सवाल ये पैदा होता है कि PP अगर PMLN के मुखालिफ होगी तो क्या JUI फे PMLN के साथ होगी? ये दो साथ होंगी तो कौन किसका वोट तोड़ेगा इन्हें खुद मालूम नहीं है, कौन किसको कितना डेंट डालेगा। इन्हें अब किसी और हरीफ का सामना नहीं है, इन्हें सिर्फ अपनों का सामना है। वो अपने जो आस्तीन के साथ थे और अब आस्तीन से निकलने वाले हैं। इलेक्शन कमीशन ने अपने नोटिफिकेशन में कहा है कि तमाम सियासी और समाजी जमातें अवाम अपने ख़ानदान के वोट के इंदराज, मुंतकली, दुरुस्तगी और अखराज को 8300 पर मैसेज भेजकर चेक करें। इलेक्शन कमीशन ने मजीद कहा है कि वोटों की दुरुस्तगी के लिए ज़िला इलेक्शन कमिश्नर के दफ्तर से फॉर्म 21, 22 और 23 पुर करके मुकर्रर करदा तारीख 13 जुलाई से पहले जमा करवा दें। अपने कीमती वोट का सही जगह इस्तेमाल करें, कीमती वोट का सही जगह पे इस्तेमाल करें। ये वो लाइन है जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से दी गई है। तो इलेक्शन कमीशन से सवाल ये है कि कितने कीमती वोटों का सही जगह पे इस्तेमाल कराची के मेयर के इलेक्शन में हुआ। सवाल ये है कि पार्टी गाइडलाइन के अगेंस्ट अगर कोई वहाँ पर वोट डालने नहीं पहुँचा और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2 अफराद की पार्टी रुकनीत को ख़त्म कर दिया है, तो वहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि फिर इलेक्शन कमीशन का दायरा कार क्या है? क्या वो दोनों
अपनी नशिस्तों से भी जाएंगे या फिर पार्टी रुकनीयत खत्म होने के बाद उनकी हैसियत पार्लियामेंट में मौजूद अपोजिशन लीडर राजा रियाज या उनके दीगर साथियों जैसी होगी, जो इस वक्त हुकूमत का भी हिस्सा हैं, इस वक्त अपोजिशन का भी हिस्सा हैं, हुकूमत के मजे भी लूट रहे हैं, वहां पे मुआविन खुसूसी की नशिस्त भी संभाले हुए हैं और दूसरी जानिब अपोजिशन होने का नारा भी लगाते हैं। ये तमाम तर सियासत चल रही है। मुआशी तौर पे बुरा हाल हो चुका है। विफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में जराइम की शरह में खतरनाक हद तक इजाफा हो चुका है। एक महीने के दौरान 950 से जायद वारदातें हुई हैं, 350 मोटरसाइकिल्स, 400 से जायद मोबाइल फोन्स, 86 गाड़ियां चोरी हुई हैं। गुज़श्ता माह 27 अफराद को अगवा किया गया और रिपोर्ट किए गए जराइम के खिलाफ सिर्फ 50% मुकदमात दर्ज हुए हैं। ये पुलिस ज़राए कह रहे हैं, मैं किसी ज़बानी कलामी बात के ऊपर नहीं आपको इंडोर्स कर रहा। तो ये देखिए कि पाकिस्तान के अंदर मंजरनामा क्या है। शहर इक़्तिदार महफूज नहीं है तो दीगर शहर कैसे महफूज होंगे। अब शायद किसी का घर महफूज हो, शायद किसी की इज़्ज़त नफ्स महफूज हो, शायद किसी की सियासत महफूज हो। अगर महफूज है तो वह पाकिस्तान का खुशबख्त होने वाला शहर ही है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।